हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल प्रेप चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा सोशल सिक्योरिटी का पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 2 हम कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है सोशल सिक्योरिटी में। ठीक है, इसमें एक तो हम करेंगे जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा 7वां नंबर हमें है। वैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, और दूसरा है हमारा इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। ये हम 2 करेंगे इसमें। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं ख़राब करते। और ये इससे हमारा जो मैंने आपसे वादा किया था, ये सारे के सारे टॉपिक्स मेरे कवर हो जाएंगे, ऑल 7 टॉपिक्स जिसका मैंने आपसे वादा किया था। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है EPFO 2025 के नाम से। और जितनी भी PDF हैं, आज तक जितने भी लेक्चर लिए हैं, सबकी PDF एक टेलीग्राम चैनल पे है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी PDF मिल जाएंगी। और दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस लेक्चर को फैलाइए और शेयर कीजिए, ताकि अपने चैनल की रीच बढ़े। ठीक है, ठीक है। अभी 2 कवर कर लेते हैं, हार्डली 20 से 25-20 मिनट का काम है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। PDF शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ेंगे और आप ये PDF देख लेना। और इस हिसाब से अब जो नेक्स्ट टारगेट है, कुछ कमेंट सेक्शन में आया था मैथ्स कराने का। अब मेरा नेक्स्ट फोकस रहेगा जो मैथ्स करने का रहेगा। मैथ्स में आपको करा दूंगा, कुछ उसमें से मैं थ्योरी करा दूंगा। थ्योरी जो कराऊंगा वो क्वेश्चन के माध्यम से ही करा दूंगा, और फिर कुछ मैं अलग से आपको MCQ भी ले आऊँगा और उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी तक तो ये सोचा है मैंने। और बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना, ताकि एक मोटिवेशन रहता है दोस्तों। वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, इससे ज़्यादा कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है, वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। और ये 20 मिनट में इसको हम कवर कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, करने हैं तो कवर करेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में क्या है? टू एंश्योर प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड। ये, और इन तीनों को अगर आपको बहुत ही डीपली पढ़ना है तो ये हमने सारे रिटायरमेंट स्कीम्स में किए हुए हैं। रिटायरमेंट इसमें मैं नहीं कराऊंगा, रिटायरमेंट स्कीम्स इसके लिए देख लीजिएगा। ये सारे प्रोविडेंट फंड भी, पेंशन फंड भी और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, तीनों हमने किए हुए हैं। ये तीनों आप रिटायरमेंट स्कीम्स के वाले लेक्चर में देख लेना। इसमें मैं नहीं कराऊंगा, इसके ऊपर डुप्लीकेसी हो जाएगा। ठीक है, आप पर इसको वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इन फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, नेचर क्या है, वही सोशल सिक्योरिटी है। रिटायरमेंट बेनिफिट लेजिस्लेशन है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये हम कर चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड भी कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम भी कर चुके हैं, और EDLI भी कर चुके हैं। स्कीम्स अंडर जो इस एक्ट के अंडर आती हैं। अब यहाँ पे हम एक्ट देखेंगे मोस्टली, ये स्कीम्स नहीं देखेंगे। स्कीम्स हम कर चुके हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल कवर क्या है? फैक्ट्रीज इंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल शेड्यूल्ड 1 में, और या 20 से ज़्यादा वर्कर हों, 20 या 20 से ज़्यादा। अदर एस्टेब्लिशमेंट में क्या है? 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हों, और कैटेगरीज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड भी कर सकती है लेस देन 20 एम्प्लॉयज़ पे 2 मंथ के नोटिस से। उसमें प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वगैरह का मेंशन किया था मैंने। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है जो APFC जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, वो उसको एक्सटेंड कर सकता है 2 मंथ के नोटिस से उस स्कीम को, EPF स्कीम को। बड़े ध्यान से पढ़ना उसको, है ना। इफ़ एम्प्लॉयर एंड मेजोरिटी एम्प्लॉय एग्री कैन बी अप्लाइड विद PF कमिश्नर्स अप्रूवल। देखो इधर भी आ गया। वंस एप्लीकेबल कंटिन्यू इवन इफ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ लेटर फॉल्स बिलो 20। अगर 20 से ज़्यादा, 20 से नीचे गिर जाती है बाद में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, तब भी ये एप्लीकेबल रहेगा। एक बार होना चाहिए। और एग्जाम्पशन क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें लेस देन 50 एम्प्लॉयज़ हों और नो पावर हो। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसका खुद का ओन PF और पेंशन स्कीम हो, उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन सिमिलर बेनिफिट्स अगर किसी एक्ट के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वहाँ भी एग्जम्प्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहाँ 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जहाँ PF और पेंशन स्कीम चल रही हैं, और सेंट्रल स्टेट के लेजिस्लेशन जो सिमिलर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उन एस्टेब्लिशमेंट्स में से ये बाहर है, वो भी इससे बाहर हैं ऐसे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? एनरोल्ड इंडस्ट्रीज, रेलवे, पोर्ट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स, मल्टी स्टेट ब्रांचेस, इनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। और बाकी जितनी एस्टेब्लिशमेंट बच गई हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट है। तो मेन जो इंडस्ट्री है, रेलवे, पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड और मल्टी स्टेट ब्रांचेस के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। वेजेज, बेसिक वेजेज में क्या है? ऑल अर्निंग्स फॉर वर्क डन इन कैश एक्सक्लूड्स DA, HRA, बोनसेस, ओवर टाइम, ये सब इसमें देखो, ये है जो मेन है। वो जो कैश में मिला वही बस वेजेज है, बाकी सब एक्सक्लूड है। जो अभी नए कोड में जो डेफिनेशन है वो इससे सिमिलर है। फैक्ट्री क्या है? प्रीमाइसिस वेयर मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड ऑन
विद और विदाउट पावर। फैक्ट्री की डेफिनेशन है, एम्प्लॉयर क्या है, फॉर फैक्ट्री क्या है, ओनर, ऑक्यूपायर, मैनेजर, ये फैक्ट्री एक्ट में जो दिए हैं उनके लिए एम्प्लॉयर है, और अदर्स के लिए पर्सन विद अल्टीमेट कंट्रोल, जैसे एमडी हुआ, मैनेजिंग एजेंट हुआ, या हेड ऑफ द ऑफिस हुआ, वो बाकी के लिए एम्प्लॉयर है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो है सेंट्रल का, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, 15 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन रहेंगे, 10 एम्प्लॉयर रहेंगे, 10 एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और एडमिनिस्टर्स ईपीएफ, ईपीएस और ईएलआई स्कीम, इन तीनों को वो क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। कौन कौन सी के, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम को, एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम को, और ये एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस फंड को, इन तीनों को वो क्या करेंगे, कवर करेंगे या एडमिनिस्टर करेंगे। ये मैंने तीनों बड़े प्यार से और बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं दोस्तों, जिसमें मैंने सबका कंट्रीब्यूशन बताया है, सबके भी एग्जाम्पशंस भी बताए हैं कि इसमें क्या है, इसमें अगर ये हो जाए तो क्या, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। रिटायरमेंट स्कीम वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हो गया। उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन है, चेयरमैन फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से चेयरमैन आ जाएगा, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, 3 स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और 3 एम्प्लॉयर वाली साइड से और 3 एम्प्लॉय वाली साइड से रहेंगे। और जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेगा, और ये क्या करेगा, ये सेंट्रल बोर्ड को असिस्ट करेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, इसको असिस्ट करेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी। फिर स्टेट बोर्ड भी बने हुए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद स्टेट्स, ये पावर्स जो इनको डेलीगेट की जाती है उनको परफॉर्म करते हैं स्टेट बोर्ड्स। ऑफिसर्स क्या है, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इसमें इंक्लूड है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, और रीजनल और असिस्टेंट कमिश्नर भी इसमें इंक्लूडेड है। अपॉइंटमेंट क्या करेगा, ग्रुप ए बी यूपीएससी कंसल्टेशन से लोग आते हैं। देखो आपने देखा होगा इसमें भी ईएसआईसी वगैरह ईपीएफओ में जो हम अब जिस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं वो यूपीएससी की कंसल्टेशन के बाद इसमें ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है। और जिसमें कई बार क्या होता है, स्टेट और आईएएस वगैरह ये एग्जाम्स है, ये टेम्परेरी तौर पे इसको एपीएफसी को सर्व भी करते हैं, ईपीएफओ को, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आईएएस और स्टेट डेपुटेशन और कुछ टेम्परेरी लोग डेपुटेशन पे भी आते हैं। कंट्रीब्यूशन मैं मोटा मोटा फिर भी बता देता हूँ, हालांकि यहाँ से इसको मत पढ़ना, इसको वहाँ से पढ़ना। रिटायरमेंट स्कीम जहाँ पे मैंने की है ना, एम्प्लॉयर का 10% ऑफ बेसिक डी एंड रिटेयरिंग अलाउंस का, और मे बी इंक्रीज टू 12%। एम्प्लॉई का क्या है, वही 10% है, और जो मैं 12% का बताया था कि वो 8.67% और 8.33 और 6.8, इसका डिमार्केशन भी ऐसे होता है दोस्तों, 8.33 और 3.67, 12% का जो है, और 1500 रुपये की, 1200 की मैक्सिमम लिमिट होती है, आप उसमें से ही पढ़ना है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। ये तीनों स्कीम्स आप रिटायरमेंट स्कीम्स को खोलो और वहाँ पे पढ़ो, ठीक है। इसको मैं इधर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ, वॉच रिटायरमेंट स्कीम्स लेक्चर एंड रीड द डॉक्यूमेंट, तब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने आओ, ठीक है। ये 8.33% ये पेंशन वाले के लिए ना सब लिखा हुआ है, सेंट्रल बोर्ड। ऐसे फिर ईडीएलआई में क्या है, 1% ऑफ वेजेज जाएगा, बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंसेस का, और एडमिन एक्सपेंस 0.25% एक्स्ट्रा लगेगा। मैक्सिमम बेनिफिट इसमें 7 लाख है, रिवाइज सीलिंग है, ये भी पढ़ना आप, और सेंट्रल बोर्ड इसको मैनेज करता है। फिर ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूज एंड अपील्स, ये अथॉरिटी है, सीपीएफसी है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, ये डिटरमाइन करते हैं एक्ट की एप्लीकेबिलिटी और ड्यू आफ्टर इंजरी, ठीक है। ये आप पढ़ लेना दोस्तों, ये छोड़ दो इसको मेरी तरफ से, इसको मैं सोच रहा हूँ इसको छोड़ दो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। रिकवरी ऑफ ड्यूज क्या है, एम्प्लॉयर में रिकवर कंट्रीब्यूशन बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बट कैन नॉट डिडक्ट द एम्प्लॉयर शेयर फ्रॉम द एम्प्लॉयज। मतलब आप देख रहे हो क्या है इसमें, एम्प्लॉयर क्या है, वो कंट्रीब्यूशन जो रिकवर कर सकता है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय शेयर का कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई आदमी दिया है, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय की सैलरी से काट लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की बात चल रही है इधर, जो कॉन्ट्रैक्टर पैसा देता है, कॉन्ट्रैक्टर देता है एम्प्लॉय वाली साइड से भी, जैसे एम्प्लॉयज़ ने दिया तो जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रैक्टर देता है, नहीं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो ये कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करता है, ठीक है। ऑथराइज्ड ऑफिसर इशू सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर, ये सब कोई काम का नहीं है दोस्तों ना। ड्यू
अंडर EPF एक्ट हैव फर्स्ट चार्ज ऑन एस्टेब्लिशमेंट एसेट्स, प्रायोरिटी है। सेल्फ मेंटेनेंस ऑफ PF अकाउंट है। हाँ, ये PF अकाउंट का अगर सेल्फ मेंटेनेंस करना है तो कैसे करोगे? एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 100 से ज़्यादा लोग हैं, 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और क्लीन कंप्लायंस रिकॉर्ड है लास्ट 3 साल का, तो ये अपना फंड खुद मैनेज कर सकते हैं। PF वाला जो एम्प्लॉयर है वो खुद मैनेज कर सकता है। परमिशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी परमिशन ग्रांट कर सकती है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एंड मेजोरिटी एम्प्लॉयज। सारे मेजोरिटी एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल ले सकते हैं अपना फंड खुद मैनेज करने के लिए। ठीक है। इफ़ एम्प्लॉयर वायलेट्स प्रोविजंस एंड अपॉर्चुनिटी, तो उसका ये रिवोकेशन भी हो सकता है, उसका फंड खराब, उसका फंड जो उसने सेल्फ मैनेज के लिए जो फंड लिया है उसको भी हटाया जा सकता है। ठीक है। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस में क्या है? डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन अप टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 10 साल का 10,000 का फाइन लग सकता है। ठीक है। मिनिमम 1 साल और 10,000 तो है फॉर डिफ़ॉल्टिंग इंटेंशनली। ठीक है। 3 साल तक की जेल या 10,000 का फाइन और 1 साल की जेल इंटेंशनली अगर डिफ़ॉल्ट करते हो पेमेंट में। फॉल्स स्टेटमेंट अगर देते हो तो 1 साल की जेल और 5,000 का फाइन, ये दोनों भी लग सकते हैं। और रिपीट ऑफेंस करते हो तो डबल पनिशमेंट हो सकती है फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस। तो ये सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों, याद रखना, फिर भी चलो करेंगे। MCQ के लिए देख लेते हैं, जो MCQ के लिए कंसेप्ट है। अथॉरिटी टू फ्रेम एंड मॉडिफाई स्कीम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। डिपॉजिट रिक्वायर्ड फॉर द अपील 75% ऑफ ड्यू अमाउंट है। हु एडमिनिस्ट्रेट EPF स्कीम? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। हु हेड्स द सेंट्रल बोर्ड? चेयरमैन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वही 10% है, अभी 12% चल रहा है। 12 का 8.33 और 3.67% का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। ये उसमें से देखना, पर जो मैंने बताया ना लेक्चर, जो रिटायरमेंट स्कीम वाला लेक्चर है वो देखो, उसमें सब एक्सप्लेन है बहुत अच्छे से। ठीक है। पूरा जो इस एक्ट के अंदर जो स्कीम आती है ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के अंदर जितनी भी स्कीम्स आती हैं, तीनों स्कीम्स को बड़े अच्छे से रिटायरमेंट स्कीम्स में एक्सप्लेन किया गया, वहाँ से देखिए। EDLI कंट्रीब्यूशन क्या है? 1% ऑफ वेजेज है, ये भी है। पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या है? 8.3% फ्रॉम एम्प्लॉयर शेयर से जाता है पेंशन का। ऑफिसर टू डिटरमाइन ड्यू CPFC, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। रिव्यू पीरियड ऑफ एस्केप अमाउंट 5 साल के अंदर अंदर। मिनिमम एम्प्लॉय फॉर कवरेज क्या है? 20 से ज़्यादा अगर एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉय हैं तब ये लगेगा। 1952 प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉयज, 20 से ज़्यादा से एम्प्लॉय। EPS, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम और एम्प्लॉयमेंट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये तीनों स्कीम्स इसके अंडर आती हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की एडमिन बॉडी है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है मल्टी स्टेट्स के लिए और कुछ कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए, और बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। 10 और 12% ऑफ बेसिक, ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन से। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? एम्प्लॉयर का तो 12% रहेगा और एम्प्लॉय का रहेगा 10%। EPS शेयर कितना जाएगा? 8.33%। ADLI शेयर कितना जाएगा? 1% और 25% 0.25% एडमिन चार्जेस होगा। पेंशन वाली के लिए 8.33%। अपील डिपॉजिट 75% ऑफ ड्यूज। ट्रिब्यूनल क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत वही इनको सुन लेगा। रिकवरी क्या है? बाय रिकवरी ऑफिसर थ्रो प्रॉपर्टी अटैच और अरेस्ट, ये छोड़ दो। सेल्फ मेंटेन्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट कौन कर सकता है? जिस एस्टेब्लिशमेंट में 100 या 100 से ज़्यादा लोग हैं और एम्प्लॉयर और मेजोरिटी एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट करें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी परमिशन दे सकती है सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ PF अकाउंट्स के लिए। वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड इवन इफ एम्प्लॉय फॉल्स बिलो 20, अगर 20 से ज़्यादा कम एम्प्लॉय भी आते हैं तब भी ये एप्लीकेबल रहेगा, पर एक बार 20 होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, लास्ट है, और इसके साथ अपने सोशल सिक्योरिटी एक्ट भी खत्म हो जाएंगे दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है, क्रिएटिंग ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। 16 मई 2009 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस इंडिया इसमें कवर है। 2008 से पहले क्या सिनेरियो था? वेलफेयर स्कीम फॉर लिमिटेड कैटेगरी था, BD कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ही जनरली होती थी। फ्रेगमेंटेड वेलफेयर स्कीम्स थी, कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी। स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे पढ़ लो।
ठीक है। नीड फॉर एक्ट क्या है, मेजोरिटी ऑफ इंडियन वर्कफोर्स 93% उस टाइम पे इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ करता था, जिसके पास कोई भी लीगल और सोशल प्रोटेक्शन नहीं थी। ठीक है। फिर क्या करना है, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस, ओल्ड एज, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी, जितनी भी स्कीम्स हैं उन सबको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, उन सबको यूनिफाई करना है और उनको एक्सटेंड करना है टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबिलिटी है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है। कवर क्या करता है, सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आ गई, होम बेस्ड आ गई, वेज वर्कर्स आ गई, जो ईपीएफ, ईएसआई और सिमिलर एक्ट्स के अंडर जो लोग इंक्लूड नहीं है, ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, इन सब के अंडर जो नहीं है, पेंशन, ईपीएफ, ईपीएस के एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंडर नहीं है, तो इन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होंगे, होम बेस्ड होंगे और वेज वर्कर्स होंगे, उन सबको ये इंक्लूड करेगा। की डेफिनेशन क्या है, एम्प्लॉयर क्या है, एनी पर्सन और एसोसिएशन एम्प्लॉइंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर अदरवाइज कुछ रिमनरेशन देके कर रहे हो डेली बेस पे, वो सब इसमें इंक्लूड होंगे, एम्प्लॉयर जो भी ऐसा काम दे रहा है। होम बेस्ड वर्कर कौन है, पर्सन इंक्लूडिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम और अदर प्रीमाइसेस, जिसमें एम्प्लॉयर का वर्क प्लेस नहीं है, मतलब वर्क प्लेस पे ही नहीं है, कहीं और इंगेज्ड है, किसी के घर पे इंगेज्ड है। होम बेस्ड जो वर्कर्स हैं उनको भी इसमें कवर किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर भी इसमें कवर है। ठीक है। पर्सन नॉट एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर बट खुद से ही वर्किंग इन एन ऑक्यूपेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद मंथली अर्निंग लेस देन द लिमिट, कौन नोटिफाई करेगा, बाय द गवर्नमेंट। ये इसमें आप याद रखना, इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है। इसमें अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाले में लिमिट नहीं है, लिमिट कौन नोटिफाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। फिर क्या है, वेज वर्कर है, वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर रिमनरेशन, कैश या काइंड में। ठीक है। वेदर जो डायरेक्टली मिले या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिले या बाय हाउस होल्ड, किसी हाउस होल्ड के द्वारा मिले। कैजुअल भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, माइग्रेंट वर्कर भी हो सकता है, तीनों इसमें हो सकते हैं। कैजुअल भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है और माइग्रेंट वर्कर भी इसमें हो सकता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड इंगेजिंग 10 या 10 से कम वर्कर प्रोडक्शन में लगे हैं, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। 10 से कम वर्कर होने चाहिए और इंडिविजुअल हो सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, इंटरप्राइजेज, ऐसा इंटरप्राइजेज। अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या होते हैं, जो होम बेस्ड हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, वेज वर्कर्स हो गए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने चाहिए। ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स नॉट कवर्ड अंडर द लिस्टेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम शेड्यूल 2। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं बट नहीं, किसी भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स के शेड्यूल 2 में जो दिए हैं उसमें कवर्ड नहीं है, तो उनको भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में माना जाएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिटी कार्ड, स्मॉल कार्ड इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू रजिस्टर वर्कर विद यूनिक आईडी। ये यूनिक आईडी कार्ड से उनको रजिस्टर कर लिया जाएगा। स्मार्ट कार्ड इशू हो जाएगा उनको। ठीक है। लेबर कार्ड मान लो, जो भी है। फ्रेमिंग ऑफ स्कीम्स में क्या है, सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्कीम्स रिलेटिंग टू लाइफ, डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, एनी अदर सुटेबल, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, आम आदमी बीमा योजना, ये सब उसमें आती है। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम चलाती है, प्रोविडेंट फंड की, एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट की, हाउसिंग की, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन की, स्किल अपग्रेडेशन की। ये स्टेट स्पेसिफिक सोशल असिस्टेंस स्कीम्स भी हैं, सारी प्लस करके इसको ऐड किया हुआ है। शेड्यूल 1 में क्या है, लिस्ट एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स डीम्ड टू बी नोटिफाइड अंडर द एक्ट, ये शेड्यूल्ड 1 है। और वो ऊपर की शेड्यूल की बात की थी, शेड्यूल 2 की बात की थी। अमेंडमेंट पावर क्या है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में अमेंड शेड्यूल्ड बाय नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के द्वारा ये अमेंड शेड्यूल को बदल भी सकते हैं, शेड्यूल 1 को। जो शेड्यूल 1 में कुछ से वेलफेयर स्कीम दी हुई है, लिस्ट एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स डीम टू बी नोटिफाइड बाय द अंडर द एक्ट, एक्ट के अंडर ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंदर जो स्कीम्स अभी तक अप्रूव हो चुकी हैं या एग्जिस्ट करती हैं अभी या नोटिफाइड हो चुकी हैं अंडर दिस एक्ट, वो सारी शेड्यूल 1 में दी हुई है। ठीक है। शेड्यूल 1 में कहाँ दी हुई है, शेड्यूल 1 में दी हुई है। उसके बाद क्या है, फंडिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी फंडिंग करता है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्ड फंडिंग में भी है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों फंडिंग को, और ट्राईपार्टाइट फंडिंग की भी सेंटर भी दे, स्टेट भी दे, और बेनिफिशियरी से भी आप कंट्रीब्यूशन ले लो, तो ऐसी भी स्कीम्स हैं। ठीक है। तो ये सब जैसे इस तरीके की, जैसे फुली 100% है ये राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY है, फिर आम आदमी बीमा योजना भी है। तो इसमें क्या है, आपके पास सेंटर भी पूरा पूरा दे सकता है, सेंटर प्लस स्टेट शेयरिंग में भी दे सकते हैं, और एम्प्लॉयर से भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जा सकता है, जिसमें सेंटर और स्टेट तो रहेंगे ही रहेंगे।
और ईच स्कीम मस्ट स्पेसिफाई स्कोप, कवरेज, बेनिफिट, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ग्रीवेंस, ये सब उसमें हर स्कीम में होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं जिसमें 100% फंडेड स्टेट गवर्नमेंट देगी, और स्टेट प्लस बेनिफिशरी से भी कुछ कुछ पैसा लिया जा सकता है और एम्प्लॉयर से भी लिया जा सकता है, और सेंट्रल असिस्टेंस भी इसमें आ सकता है। कैन रिक्वायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड फॉर स्पेसिफिक स्कीम, किसी स्कीम के लिए स्पेसिफिक असिस्टेंस भी ली जा सकती है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है। इतना याद करना है कि भाई नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ठीक है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है। चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। बस इतना याद रखना है इसमें, बाकी देखो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ याद रखना। इसका चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मेंबर सेक्रेटरी इसमें डायरेक्टर जनरल रहता है लेबर वेलफेयर का। फिर मेंबर है इसमें 34, 7 अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, फिर 7 एम्प्लॉयर्स, 7 एमिनेंट सिविल सोसाइटी पर्सन्स, 2 MP लोकसभा के, 1 राज्यसभा का, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से 5 रिप्रेजेंटेशन और 5 रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। टेन्योर क्या है? 3 साल का है। इसका किस चीज़ का? 3 साल का बोर्ड का, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, NSSB, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के चेयरमैन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सब इसमें, और मीटिंग क्या है? 3 बार 1 साल में इनको मिलना है। फंक्शन क्या है? वही नॉर्मल होंगे। मॉनिटर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स को रिकमेंड करना है, एडवाइज गवर्नमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी पॉलिसी, रिव्यू प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, रिकमेंड रिकॉर्ड कीपिंग एंड रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स। ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। उसके बाद है स्टेट सोशल SSB, स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। इसके स्टेट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो लेबर है वो इसका मेंबर सेक्रेटरी होता है। उसमें डायरेक्टर DG था, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर था। ठीक है। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि यहाँ DG होता नहीं है, तो इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हो जाएगा, सेक्रेटरी लेबर हो जाएगा। या फिर टोटल इसमें 28 मेंबर हैं, उसमें 34 मेंबर थे। ठीक है। 28 मेंबर में और कौन कौन इंक्लूडेड है? 2 तो ये हो गए, फिर 7 और 7 14, 7 या 21। अच्छा, टोटल ये इनको हटा के मेंबर हैं भाई 28, सॉरी गलत बता रहा था। 7 14, 7 या 21 और 5 26 और 2 28। ठीक है। 7 उसमें उन 34 के अलावा 2 36 लोग हैं टोटल, और इधर लोग टोटल है 30। ठीक है। रिकमेंड स्टेट वेलफेयर स्कीम है, ये सब नॉर्मल है। एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर में 1 बार मिलना है। ठीक है। एक क्वार्टर में 1 बार मिलना, तो 4 बार ये लोग मिलेंगे, और एटलीस्ट 3 टाइम वो ये ईयर में ये मिलेंगे। ठीक है, देख लेना। PDF तो शेयर होगी, आपको पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, ये रटने का है। रिकॉर्ड कीपिंग में है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की रिकॉर्ड कीपिंग कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डेलीगेशन क्या? स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोल सकती है, और अर्बन लोकल बॉडीज को भी ये काम दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, छोड़ दो आगे। वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर भी होना चाहिए, स्टेप सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। वर्कर्स फैसिलिटेशन सेंटर है, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। रजिस्ट्रेशन एंड एलिजिबिलिटी क्या है? सेक्शन 10 में लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? एज 14 साल से ऊपर होना चाहिए। सेल्फ डिक्लेरेशन कन्फर्मिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर स्टेटस, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि मैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में काम करता हूँ, 14 साल से ऊपर की मेरी उम्र है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सबमिट करना है। स्मार्ट कार्ड आपके नाम पे इशू हो जाएगा विद इन यूनिक ID, और हर स्टेट्स में ये पोर्टेबल है, कहीं भी जाओ आप लेके, ताकि एक आपका अकाउंट बन जाएगा, आपका रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट क्या है? इफ स्कीम डिमांड्स कंट्रीब्यूशन, वर्कर्स एलिजिबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड शेयर। जब बाकी लोगों का शेयर आ जाएगा, तब आप कुछ कंट्रीब्यूशन स्कीम्स में रिक्वायरमेंट में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट कंट्रीब्यूट रेगुलरली एज पर द स्कीम। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा MCQ के हिसाब से। चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड पता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर, और उसके लिए स्टेट मिनिस्टर ऑफ लेबर, और उसमें जो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या लेबर सेक्रेटरी है, उसमें डायरेक्टर जनरल लेबर है। उसमें 34 मेंबर हैं, और टोटल अगर उसको DG को मिला दें और यूनियन मिनिस्टर को मिला दें तो 36 टोटल मेंबर हो गए। उसमें 30 मेंबर हैं, 28 + 2 है। ठीक है। ये वंस एवरी क्वार्टर मिलती है स्टेट बोर्ड वाले, और वो थ्राइस ए ईयर मिलते हैं, वो 3 बार मिलते हैं। 4 बार हो गए क्वार्टर मिलेंगे, तो स्टेट वाले ज़्यादा मिलेंगे, सेंटर कम मिलेगा। मिनिमम एज रजिस्ट्रेशन की 14 साल है। डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एंटरप्राइजेज एम्प्लॉइंग लेस देन 10 वर्कर्स, से जिसमें कम आदमी हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। नॉट कवर्ड
एग्जाम्पल ऑफ नॉट कवर्ड वर्कर में क्या है, वर्कर्स नॉट कवर्ड अंडर EPF, ESI, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, जो इसमें कहीं कवर नहीं है, इनके लिए बेनिफिट देने के लिए ये एक्ट है, जिसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, फंडिंग टाइप क्या है, और ये सब कहाँ आए हैं, सोशल सिक्योरिटी कोड में सबज्यूम हो गए सारे जितने हमने इसमें पढ़े ना इस लेक्चर में, सोशल सिक्योरिटी वाली सीरीज में, ये सारे सोशल सिक्योरिटी कोड में सबज्यूम हुए हैं एक्ट, तो जितने भी थे। फंडिंग टाइप क्या है, सेंट्रल होली भी कर सकता है, पार्टली भी कर सकता है, और ट्राईपार्टाइट फंडिंग में क्या है, सेंटर प्लस स्टेट, स्टेट प्लस सेंटर प्लस एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अथॉरिटी फॉर रिकॉर्ड कीपिंग क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। आइडेंटिटी कार्ड क्या है, एक स्मार्ट कार्ड यूवीडीएनए ID बना दिया जाएगा जो पोर्टेबल होगा अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। स्नैपशॉट समरी में देख लो, 2008 में इनेक्ट आया, 2009 में फोर्स में आ गया। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर अनऑर्गेनाइज वर्कर इसका ऑब्जेक्टिव है। कवरेज क्या है, होम बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयड, वेज वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबको इंक्लूड करता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इंक्लूड करता है जैसे अगर कहीं कहीं बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ठीक है, और नेशनल एंड स्टेट सिक्योरिटी बोर्ड भी बने हैं। 14 साल से प्लस अगर आप हो और आपने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया कि आप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में काम करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है। आइडेंटिटी कार्ड आपको मिल जाएगा जो कि पोर्टेबल होगा। फंडिंग वही स्टेट, सेंटर और ट्राईपार्टाइट भी होता है कि सेंटर प्लस स्टेट कर दे और एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय कर दे। मैं बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, कभी टेबल कभी MCQ के टिट जो फैक्शन उनके फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्कीम क्या है, ये आपने देखा था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर आम आदमी पेंशन योजना, बीमा योजना, जो भी नेशनल पेंशन बेनिफिट स्कीम्स, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये इस तरीके की स्कीम्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, जिसमें सेंटर भी कुछ पैसा देता है, स्टेट भी कुछ पैसा देता है। ओल्ड एज में देखो ना, ओल्ड एज में जैसे किसी स्टेट में 100 रुपये हैं, किसी में 200, किसी में 500, तो पहले सेंटर से कंट्रीब्यूशन आया है, फिर उसमें स्टेट ने अपना ऐड करके उसको कम ज़्यादा करते रहते हैं। इलेक्शन आता है तो हरियाणा में जैसे अभी 3500 चल रहा है ओल्ड एज पेंशन, बाकी किसी स्टेट में इतना नहीं होगा। हाँ, यूपी में भी बढ़ाया था, 1100 कर दिया था, पहले वहाँ 500 या 300 रुपये था कुछ। बोर्ड का टेन्योर है ये तो रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी तो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ भी कर लेंगे। बोर्ड का टेन्योर रहेगा 3 साल, सेंट्रल बोर्ड मीटिंग होगी 3 पर ईयर, और स्टेट बोर्ड पर क्वार्टर। ठीक है, इस हिसाब से ये अपना कवर होते हैं। सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स वाला लेक्चर भी पूरा अपना कवर हो गए हैं। तीनों पार्ट में हमने 8 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स कर लिए हैं और 9 हमने लेबर लॉ के थे, तो 17 हो गए टोटल दोस्तों। इतना मुझे नहीं लगता किसी ने करवाया होगा, 17 ये और 4 अपने वो 21 एक्ट्स हमने इसमें कर लिए हैं। ठीक है, तो बस आपसे ये उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में फैलाइए लेक्चर को ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और मैंने PDF में इसको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। और आपने देखा होगा ना, देखो ये फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सारे के सारे एक्ट्स का एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर दिया, तो ये भी एक PDF में मिल जाएगा आपको। ये PDF से देख लेना, बहुत मस्त चीज़ है ये, मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरे एक्ट्स का कंट्रीब्यूशन वगैरह सब मिला के एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन है। इससे आपको बहुत ही माइंड में रिटेंटिविटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और PDF जितनी भी मिलती हैं वीडियो की सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हर वीडियो के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने फिर किसी दूसरे सेशन में। अभी तो मुझे डिसाइड नहीं है कि मैं कौन सा सेशन लेके आऊँगा, बट मैंने जितना वादा किया था वो सारे कवर कर दिए हैं। अब क्या है कि मैथ्स लोगों की डिमांड आई थी कि मैथ्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग, तो वो मेरे दिमाग में है कि जो UPSC वाले लोग हैं जिन्होंने SSC की तैयारी नहीं की है उनके लिए उसमें फ़ायदा हो जाए, और मैथ्स और रीजनिंग में उनका एक अलग से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दूँ। ठीक है, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, वो मैंने सोचा है कि मैं करा दूंगा। उसके अलावा तो शायद दोस्तों फिर और कोई चीज़ नहीं बची है अपनी। ठीक है, अब मुझे लगता है कि UPSC वालों के लिए, जो UPSC की तैयारी करते हैं उनके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाएगा अपना चैनल। उन्होंने UPSC की तो की हुई है, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स बचे थे वो सारे मैंने करा दिए। लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, थ्योरी, एक्ट्स, सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, रिटायरमेंट स्कीम्स, इंश्योरेंस बेसिक्स, स्टेटिस्टिक्स, और फिर सारे नए लेबर कोड। अब मेरी तरफ से जो UPSC वाले बंदे, बस वो एक चीज़ बची, कंप्यूटर, जिसका शायद दोस्तों टाइम नहीं मिल पाएगा। देखता हूँ अगर कुछ हुआ तो। बस एक कंप्यूटर बचता है, ठीक है, जो कि अलग टॉपिक है, जो कि उन लोगों ने नहीं कवर किया है। तो कंप्यूटर का मैं देखता हूँ क्या करना है, अगर हुआ तो बस एक कंप्यूटर और करा दूंगा बस मैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे। उसके अलावा मिलते हैं दोस्तों फिर किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद तब तक।